वेलकम टू माय चैनल पीएससी वे। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क हैं वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारा एमपी जीके का 11th लेक्चर है। इससे पहले मैं 10 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ। इस सीरीज में हम मध्य प्रदेश जीके की जो परीक्षा दान पुस्तक आती है हम उसका रिवीजन कर रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने जो न्यू एडिशन है 5th एडिशन उसका रिविजन कर रहे हैं। चलिए तो हम सबसे पहले जानेंगे कि मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है, तो पहले हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए कि अभ्यारण्य क्या होते हैं और राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। तो जो सरकारी मापदंड है उनके हिसाब से राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय जो क्रियाकलाप होते हैं, आपका आना जाना या आपके द्वारा फूल पत्ती या चारा वगैरह लेना बिल्कुल ही क्या होता है, प्रतिबंधित होता है। उसके साथ में चराई भी पूर्णतः प्रतिबंधित होती है। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आरक्षित वन पाए जाते हैं, इसी से मैंने पहले जो वन पढ़ाए थे आपको मध्य प्रदेश के, उसमें मैंने बताया था आपको कि आरक्षित वनों में सबसे बड़ा जो वो है हमारा वनव्रत। 16 वनव्रत पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में और 63 उप वनव्रत पाए जाते हैं इसी के अंतर्गत। तो जो अखंडवा वाला है वो सबसे ज़्यादा जो आरक्षित वन है खंडवा वनव्रत में पाए जाते हैं। तो पूर्णतः चराई प्रतिबंधित होती है, आरक्षित वन पाए जाते हैं और मानवीय क्रियाकलाप पूर्णतः प्रतिबंधित होते हैं। इसी के साथ अभ्यारण्यों में अनुमति रहती है, जिसके साथ पशु की प्रतिबंध नहीं होता है। मानवीय क्रियाकलाप जो होते हैं उसकी अनुमति होती है और चराई होती है वो प्रतिबंधित नहीं होती है। उसमें संरक्षित वन पाए जाते हैं। मैंने आपको बोला था सर्वाधिक संरक्षित वन किस वनव्रत में पाए जाते हैं, तो छतरपुर वनव्रत में पाए जाते हैं। और इसी का रिवर्सिबल हो जाएगा। अब सबसे कम संरक्षित वन किस में जाएंगे, खंडवा में पाए जाएंगे। और सबसे कम आरक्षित वन कहाँ पाए जाएंगे, तो छतरपुर वनव्रत में पाए जाएंगे। एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसके साथ ही हम एक मध्य प्रदेश के जो मैप के आधार पर राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कूनो पालनपुर है, तो राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम उत्तर से स्टार्ट करेंगे। तो कूनो पालनपुर ये किस जिले में स्थित है, ये श्योपुर जिले में अवस्थित है। इसी के साथ में हम देखेंगे माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हमारा कहाँ पर है, ये हमारा शिवपुरी जिले में स्थित है। इसके बाद में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये पन्ना व छतरपुर दोनों पाए तो पन्ना जिले में अवस्थित है। संजय डुबरी, तो जी हमारा जो उमरिया वाला जी उसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है सीधी वाला सिंगरौली वाला, उसमें संजय डुबरी देखा जाता है। बांधवगढ़ उमरिया में अवस्थित है। फॉसिल नेशनल पार्क ये हमारा डिंडोरी में अवस्थित है। कान्हा किसली मुख्य रूप से मंडला जिले में आता है। इंदिरा प्रियदर्शनी छिंदवाड़ा वाला और कुछ एरिया सिवनी के अंतर्गत भी आता है। सतपुड़ा नर्मदापुरम वाला जो क्षेत्र वन विहार ये हमारा भोपाल की राजधानी में चिड़ियाघर में इसी को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया है। उसके में डायनासोर फॉसिल जो है ये धार में है। ये हमारे जो मुख्य नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के वो हमें देखने को मिलते हैं। जो इनकी संख्या जो हमें देखने को मिलती है वो कितनी है, 10। जो मुख्य रूप से 10 नेशनल पार्क हैं, इनमें से 9 जो नेशनल पार्क हैं, 1 2 3 4 5 6 और 5 11 नेशनल पार्क हैं। इनमें से 9 को टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त है। क्या है, 9 को टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त है, जिन्हें हम आगे जाके देखेंगे। अब देखिए हमारे जो मुख्य रूप से कितने हैं, 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। उन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक ऐसे जहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है और एक ऐसे जहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि टाइगर प्रोजेक्ट किस में चल रहा है, देखो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कूनों को लेकर। कूनों में चीताओं का संरक्षण किया जा रहा है, ना कि टाइगर्स मतलब बाघ का। कई बार पेपरों में लोग टाइगर को बाघ, हिंदी इंग्लिश हम पढ़ते रहते हैं टाइगर टाइगर टाइगर, लेकिन जब वहाँ आता है अगर बाघ लिखा रहता है ना तो बाघ की जगह शेर लगा के आते हैं। हमारे एक मित्र हैं वो ऐसा पेपर में करके आए थे, इसलिए हम, और आज वो पोस्टेड हैं 2019 में, एक अच्छे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो एजुकेशन में। तो वो एक अच्छे पद पर चयनित है। तो वो अपने बता रहे थे कि यार मैं हिंदी और इंग्लिश गलत कराया था, इसलिए हमें ये चीज़ देखना चाहिए कि टाइगर को ही बाघ कहा जाता है। और ऐसे जो प्रोजेक्ट जहाँ पर क्या चल रहा है, टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, कान्हा किसली हुआ सबसे पहला, पैंच, बांधवगढ़ और पन्ना, सतपुड़ा, संजय डुबरी और माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमारा 58वां टाइगर रिजर्व भी है नवीन, और मध्य प्रदेश का 9वां ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर टाइगर रिजर्व बनाया गया है। इनके बारे में देख लेते हैं। साथ ही में हम ये देखेंगे जीवाश्म, डायनासोर और वन विहार। और उसमें जो 4 हैं उनमें नहीं चल रहा है, 8 7 और 4, 4 में नहीं चल रहा है और 7 में चल रहा है। इसके साथ वो 2 हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य इनमें ये चलाया गया है, जैसे कि हमारा रायसेन वाला रातापानी, और उसके बाद में जो नौरा देही है और जो उसको अब क्या कर दिया है, रानी दुर्गावती कर दिया गया है। तो वहाँ पे ये चलाया जा रहा है। अब देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के संबंध में कुछ। 1973 में ये योजना सरकार द्वारा लेके आई गई। और उसकी क्यों आई गई, क्योंकि जो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था
वहाँ पर पोचिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा शिकार किया जा रहा था इनका, तो उसको संरक्षण देने के लिए ये लेके आई। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में 1973-74 में कान्हा किसली में यह योजना चलाई गई। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघों बाघों की संख्या के कारण इसको क्या बोला जाता है, टाइगर स्टेट ही बोला है। देखो, दो कैटेगरियों में टाइगर स्टेट की परिभाषा दी जाती है। एक जहाँ टाइगर पाए जाते हैं उनको भी टाइगर स्टेट बोला जाता है। जैसे कि अभी जो दाहोद वाला क्षेत्र है, वहाँ पर एक नेशनल पार्क पाया जाता है गुजरात का। वहाँ पहले क्या, गुजरात में टाइगर नहीं देखे जाते थे, वहाँ पे गिर लायन देखे जाते हैं। गिर लायन मतलब एशियाई शेर जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं वहाँ पे, लेकिन ये टाइगर नहीं देखे जाते। लेकिन अब वहाँ पे भी टाइगर देखे जाने लगे, तो गुजरात को भी अब टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाने लगा है। लेकिन इसमें सर्वाधिक संख्या के कारण टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है, ध्यान रखना। अब आ जाते हैं हम जो बाघ रिपोर्ट थी इसके बारे में, इसके बाद थोड़ा चर्चा करने के बाद में हम आगे एक एक को उठाएंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सब जो 785 मध्य प्रदेश में टाइगर पाए गए, जो कि हमारे सर्वाधिक टाइगर थे। और देश में लगभग साढ़े 3700 के आसपास में टाइगर देखे गए थे। क्योंकि इनमें क्या रहता है कि बहुत सारे, क्योंकि एक डेटा आया था कि 3300 और 3900 के मध्य में टाइगर हैं। तो लोगों ने कह दिया कि यार लगभग साढ़े 3600 मान लो या 3700 मान लो, इनके मध्य में टाइगर मुख्य रूप से देखे जा रहे हैं। तो कोई ऐसा ऑफिशियली डेटा नहीं था, बट उन्होंने 3700 के आसपास में टाइगर मान लिए। तो मध्य प्रदेश में कितने थे, 785। इनके लिए एम स्ट्रिप एक वो बनाई गई थी, ऐप बनाया गया था। उसके आधार पर इनकी गणना की जाती है, पग विधि होती है। उसके बाद में इन देखे जाते हैं कि इनके द्वारा जो मल डाला गया उसके हिसाब से भी इनकी गणना की जाती है, पग विधि, मल विधि। एम स्ट्रिप एक एप्लीकेशन लेके आएगा कि उनके द्वारा भी इनको गणना की जाती है। तो हम देख लेते हैं हमारे मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा का बांधव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा दूसरे नंबर पर आता है, फिर पेंच आता है। अगर तीन कोई पूछ ले तो कौन कौन से हैं, कान्हा के वो बांधव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली और पेंच। ठीक है, आपको ये याद रखना है। उसके साथ में अन्नों में भी पाए जाते हैं, लेकिन हमें ये मुख्य रूप से याद रखना है तीन को, बांधव, कान्हा और पेंच। अब चलते हैं हम कान्हा किसली नेशनल पार्क के ऊपर, किसी एक नेशनल पार्क के बारे में। देखो, पेपर क्या पूछा जाता है हमेशा पेपरों में, कि यह कहाँ अवस्थित है, किस जाति के लिए फेमस है, बारहसिंगा कहाँ पाया जाता है, कौन सी नदियाँ निकलती हैं, यहाँ पर संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है, यही मुख्य रूप से पूछा जाता है। इनमें टाइगर उद्यान कब चलाया गया था, टाइगर जो प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया था, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है मध्य प्रदेश का, ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ इसका जो वर्ग है, जो क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर है। इसके साथ ही 1933 में इसको अभ्यारण्य बनाया गया, 55 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, और 73-74 इसमें प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट कर दिया गया। हालो, बंजर और सुपर्णा नदी, कोई पूछ ले कहाँ से निकलती हैं हालो बंजर नदियाँ, तो कान्हा किसली नेशनल पार्क से निकलती हैं। साथ ही में इसमें विश्व बैंक की सहायता से पार्क इंटीग्रेशन, मतलब पार्कों को आपस में जोड़ने के लिए एक जंगल गलियारा निकाला जा रहा है, जिसमें कौन कौन जोड़ा जाएगा, पन्ना, बांधवगढ़ और कान्हा किसली, ये आपस में जोड़े जाएंगे। और ये भारत का एक पहला राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर क्या हवाई पट्टी की भी सुविधा उपलब्ध है। साथ में जो हमारा बारहसिंगा है, राष्ट्रीय पशु है, उसको भी इसी में देखा जाता है। जो ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा है, वो केवल इसी राष्ट्रीय उद्यान में पूरे देश में पाया जाता है। और भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना 2017 में शुभंकर लॉन्च किया था, भूर सिंह द बुरसिंगा, जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, बनाया गया था रोहन चक्रवर्ती जी द्वारा। पर्यटन स्थल में यहाँ पे क्या है, कर्बदा पैलेस व कान्हा संग्रहालय यहाँ के मुख्य पर्यटन स्थल है। और राष्ट्रीय उद्यान में भूर सिंह प्ले स्कूल भी प्रस्तावित है, जो कभी भी खोला जा सकता है। तो बच्चों से जुड़ा हुआ होगा कि उनसे जुड़ी हुई चीज़ें होंगी, तो वो कहाँ पे खोला जाएगा, कान्हा किसली में। अब आ जाते हैं हम दूसरा राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी में अवस्थित है। 1958, देखो जी 1955 में बना, ये 1958 में बना। पूछ लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग है, पहले इसको नेशनल हाईवे 3 बोला जाता था, अब इसका नाम बदल के कर दिया गया 46। इसको आगरा बम्बई हाईवे भी बोला जाता है। तो ये कहाँ से गुजरता है, ये राष्ट्रीय उद्यान से गुजरता है, किससे, माधव राष्ट्रीय उद्यान से। साथ में ये बता दिया नेशनल 46 है। और दूसरे नंबर का है हमारे यहाँ का जो स्थापना में अगर पूछा जाएगा ना, दूसरे नंबर का है सांग सागर, जादव सागर, माधव सागर झीलें किस राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है। साथ ही यहाँ पर एक चोटी पर जॉर्ज कैसल भवन बना हुआ है, जो मुख्यतः शिकारगाह हुआ करता था। सिंधिया जो डायनेस्टी थी उनके शिकारगाह हुआ करते, तो ये जहाँ जाते थे वहाँ पे बढ़िया आराम करते थे, उसके बाद शिकार के बाद वापस आते थे। इसके बाद जॉर्ज कैसल भवन का जो निर्माण है, जॉर्ज पंचम मेरी के स्वागत में 1911 में किया गया था।
और लेकिन कारणवश उनका यहाँ आगमन नहीं हुआ तो उन्होंने अपना शिकारगाह बना दिया। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, मनिहारी नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है? तो जो मनिहारी नदी है वो माधव राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। साथ में यहाँ सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या भी देखी जाती है, जो तेंदुए हैं वो भी यहाँ देखने को मिलते हैं। 2025 में माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व को मतलब 9वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व बनाया गया एमपी का, और पूरे देश का कौन सा बनाया गया? 58वां, ये ध्यान रखिएगा, 58वां देश का बनाया गया। और 57वां पूछ रहे तो कोई कौन सा बनाया गया? तो रातापानी वाला बनाया गया। अब उसको सॉरी, अब है बांधव राष्ट्रीय उद्यान। ये इसकी अवस्थिति देखेंगे हम, ये इसकी अवस्थिति कहाँ है? तो ये उमरिया में अवस्थित है। साथ में 1968 में इसकी स्थापना की गई और 1993 में यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। हमने ऊपर देख लिया 2025 में ही माधव में प्रारंभ किया गया। साथ ही इसका राष्ट्रीय उद्यान का ऐतिहासिक वर्णन किसमें मिलता है? शिव पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। यह राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाता है मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो वो है बांधव राष्ट्रीय उद्यान। साथ में यह जो बघेल राजा थे उनकी शिकार स्थली हुआ करता था। सर्वाधिक बांध जो अभी 2022 की जो जनगणना थी, टाइगर गणना थी, उसके लिए सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? इसी में पाए जाते हैं। बाघों का घनत्व अधिक होने के कारण इसे इसकी तुलना जो राजस्थान का रणथंभौर है उससे की जाती है। साथ में चरणगंगा किस नदी कहाँ से निकलती है? तो बांधव राष्ट्रीय उद्यान से निकलती है। जंगली वाली भैंसों का संरक्षण कहाँ किया गया? जंगली भैंसों को जिनको बाइसन बोला जाता है उनको कहाँ पर किया गया? गौर भी बोला जाता है जंगली भैंसे, तो उनका संरक्षण बांधव राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। संस्कृत का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बांधव राष्ट्रीय उद्यान से प्राप्त हुआ है। बांस की सर्वाधिक प्रजातियां कहाँ पाई जाती हैं? इसी राष्ट्रीय उद्यान से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हमें पूरा पढ़ना है इसके पॉइंट, ठीक है। और ये जो भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति भी कहाँ देखी जाती है? तो बांधव राष्ट्रीय उद्यान में देखी जाती है। अगले राष्ट्रीय उद्यान पर चलते हैं हम। अब है हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो मुख्य रूप से सिवनी, छिंदवाड़ा और नागपुर वाले क्षेत्रों में भी फैला हुआ देखने को मिलता है। इसकी जो स्थापना की गई थी 1975 में की गई थी, जबकि इसमें टाइगर जो प्रोजेक्ट चलाया गया था 1992 में शामिल किया गया था। इसका जो अन्य नाम क्या है? इंदिरा प्रियदर्शनी नाम से भी ये जाना जाता है। रुडयार्ड किपलिंग ने जो जंगल बुक की परिकल्पना ली थी वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान से ही ली थी, और उन्होंने इस राष्ट्रीय उद्यान को मोगली का लैंड बताया था, क्योंकि मोगली यहीं से संबंधित था। इसके बाद में पूछा जाएगा यहाँ से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? पेंच और हिर्री नदी इसी राष्ट्रीय उद्यान से निकलती हैं। और उसके बाद में अकबर ने पेंच राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन अकबर ने अपने अकबरनामा में किया, जो अव्वल फजल ने उसकी रचना की थी, उसने इसका वर्णन किया है। अब हम चलते हैं अगला, जिसमें तो पॉइंट क्या है, कब चलाया गया था? तो 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर लेके आए गए थे, और इनके जो पॉइंट है ये सभी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अब है हमारे लिए वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये चिड़ियाघर के रूप में है। और उसके बाद में भोपाल को टाइगर कैपिटल के रूप में भी विकसित किया जा रहा है देश में। और पूछा जाएगा, नया क्वेश्चन बन जाए कि टाइगर कैपिटल भारत की कौन सी है टाइगर कैपिटल के रूप में? तो भोपाल को टाइगर कैपिटल के रूप में विकसित किया जा रहा है। 1979 में इस राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया। नगर के बीचों बीच में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। और इसमें क्या हो गया? सर्प उद्यान भी स्थापित किया गया। क्या स्थापित किया गया? सर्प उद्यान। और आधुनिक चिड़ियाघर भी इसे कहा जाता है। और आईएसओ द्वारा इसको 2001-2008 अवार्ड के रूप से सम्मानित किया जाने वाला पैरा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ बर्ड इंटरप्रिटेशन पार्क स्थित है, जहाँ पक्षियों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई थी, कि आप यहाँ से पक्षी ले जा सकते हो, उनको गोद ले सकते हो, या फिर यहीं रहेंगे वो, आप उनका जो भी खाने का खर्चा होगा वो आप दे सकते हो, उनके लिए जो भी एक शुल्क बनाया गया होगा। तो ये रहता है। उससे उसके बाद में हम देखते हैं, हमें कुछ फैक्ट देख लेते हैं, रिवीजन है, जो क्या कि हमें बार बार देखने को मिलते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा क्वेश्चन गलत है। देखो, हमें देखना है कि जो भारतीय वन्य, देखो इनकी क्या स्थापना से जुड़ी हुई कई बार क्वेश्चन पूछते हैं ना। देखो विकिपीडिया पे तो जाना नहीं है, अपने को जाना है जो हमारा वन्य जीव संस्थान है उसके द्वारा, कि कान्हा का कब हुआ? 1955 में हुआ। माधव का देखो यहाँ पर 58 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ 59 लिखा है, तो हम क्या है इसी के तहत जाएंगे। 59 में, बांधवगढ़ 68 में, पेंच वाला 75 में, वन विहार 79 में, पन्ना 81 में, सतपड़ा 81 में, संजय गांधी 81 में, जीवाश्म 83 में, उसके बाद डायनासोर 2011 में, और कूनो पालनपुर 2018 में। तो बस अगर अंतर भी देखा जाएगा ना, मुख्य रूप से एक ही में देखा जाता है, वो देखा था माधव राष्ट्रीय उद्यान है, वो 58 कहते हैं, अपन 59 बोलते हैं, तो बाकी सब सही है। अब है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। देखो पन्ना व छतरपुर वो दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1994 में इसको क्या हुआ? टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया था। जब मैंने याद की थी ना, तो मैं ऐसे याद करता था कि सबसे पहले दर्जा मिला इसको, फिर हम ऊपर आए, फिर हम पैंच में चले गए,
फिर यहाँ पर चले गए, फिर हम सतपुड़ा चले गए, फिर ऐसे मैंने इनको सबको याद किए थे। तो ऐसे मुझे ये याद हो गए थे। फिर हम संजय गांधी के पास आ गए थे। तो मुझे ऐसे किए थे बोले कि अपने आप एक खाली मैप रखोगे ना, तो अपने को क्या है, ये सब चीज़ें आराम से याद हो जाएंगी। चलिए आगे इसमें देखते हैं। 1994 में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया। 1993 में किसको दर्जा दिया जा रहा था? 1992 में पेंच को, 1993 में किसको दिया जाता है? उसको, बांधव राष्ट्रीय उद्यान को। जैसे सबको चीज़ें अपने को याद करना है। तो पन्ना को क्या है, 1994 में दर्जा दिया जा रहा है। ये चिंकारा की अधिकता के कारण इसको क्या है, जो राजस्थान का सरिस्का नेशनल पार्क है उसकी संज्ञा दी जाती है। और अभी जो बांधवगढ़ को क्या कहा जा रहा था, मध्य प्रदेश का रणथंभौर कहा जा रहा था, क्योंकि यहाँ घनत्व अधिक पाया जाता है। सबसे ज़्यादा 168 टाइगर यहाँ पाए जा रहे हैं। चिंकारा की अधिकता के कारण क्या बोलते हैं इसको, तुलना सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। भारत सरकार द्वारा पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे 2017 में क्या किया गया था, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान की उपमा दी गई थी। पूछा जाता है कि पांडव जलप्रपात कहाँ अवस्थित है, तो वो कहाँ है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है। इसके बीचों बीच से कौन सी नदी निकल रही है, केन नदी निकल रही है। रेप्टाइल पार्क भी स्थित है क्यों, कहाँ पे रेप्टाइल पार्क कहाँ अवस्थित है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। जंगली भैंसे सर्वाधिक पाए कहाँ जाते हैं, इसमें सर्वाधिक भैंसे पाए जाते हैं, लेकिन संरक्षण कहाँ किया जा रहा है, बांधव राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण किया जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पर गिद्ध पुनर्वास केंद्र की भी स्थापना की गई है। आगे चलते हैं हम कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1981 में इसकी स्थापना की जा रही है। 1999 में यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर लेके आया गया था। इसके बीचों बीच से देनवा नदी निकलती है। कृष्ण मृग एवं गौर पशु, वो जंगली वैसे गौर पशुओं के लिए यह बहुत फेमस है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो बीएसआर है, यूनेस्को की धरोहर में आता है, बीएसआर है, तो वो भी इसी में शामिल है। केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसके प्रभावी प्रबंधन के लिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को 2013 में तृतीय सेकंड पुरस्कार दिया गया था। किसने, इसमें टाइगरों का प्रबंधन किया जा रहा है, बहुत ही उत्तम कोटि का किया जा रहा है। अब देखते हैं हम संजय डुबरी। संजय डुबरी के बारे में देखेंगे। 1983 में इसकी स्थापना हुई। 2008 में इसका प्रोजेक्ट टाइगर लेके आया गया। इसका देखो, इसी से लगा हुआ जो छत्तीसगढ़ का भाग है ना, उसमें बोलते हैं इसको गुरु घासीदास। क्या बोलते हैं, गुरु घासीदास। हमारे यहाँ 2008 में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया था। उसके बाद में अगर हम बात करें, इसी के साथ में हम देखेंगे 2008 में इसको प्रोजेक्ट टारगेट हो गया। तो यहाँ पर जो पर्यटन स्थल हैं तो क्या है, कन्हैया दहा जलप्रपात, रामदहा कुंड, और कौन सी नदी निकलती है यहाँ से प्रभावित होती है, बनास नदी यहाँ से प्रभावित होती है। इसके बाद में हम और पॉइंट देखें, इससे भी बहुत बाद में देखेंगे। पहले हमें जो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट टाइगर चलाए जा रहे हैं उनके बारे में एक बार हम चर्चा कर लें। कान्हा किसली में, 73-74 में। देखो, इनको तो हमको इम्पोर्टेंटों को पढ़ना ही है। साथ में हमें इनको जब रिवीजन करके जाएंगे ना, जब पेपर से एक दो दिन पहले रिवीजन करते हैं, तो केवल इन्हीं का रिवीजन करना है। वो चीज़ हमें याद आ जाएंगी। ये हम तत्काल कई बार क्या कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में, वैसे तो नहीं होते हैं एमपी के जीके में, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। पैच में कब स्टार्ट किया गया, 92 में, 93 बांधव में, 94 में, पन्ना में, फिर सतपुड़ा में, फिर संजय में। मैं आपको ऐसे ही तो बता रहा था, यहाँ स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद में यहाँ गया, कहाँ पे, यहाँ पेंच में, फिर बांधव में गया, फिर यहाँ गया, फिर उसके बाद में यहाँ आ गया, फिर संजय में पहुँच गया। ये ऐसे ही अपने को याद होते हैं। फिर रानी दुर्गावती जो बनाया गया दमोह वाला क्षेत्र में, नौ नदी का क्षेत्र सम्मिलित करके, तो उसमें स्टार्ट किया गया। विष्णु बागर जो राता पानी है रायसेन वाला क्षेत्र, उसका नाम बदल के कर दिया गया, उसमें स्टार्ट किया गया। ये दोनों क्या टाइगर रिजर्व बन गए, ये कौन से हमारे वन्यजीव अभ्यारण्य है। और फिर मानव राष्ट्रीय उद्यान 2025 में, जो हमारे देश का 58वां, मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बना है, और इसको बहुत ही IMP है, इसको हमें कर लेना चाहिए। अब चलते हैं हम जीवाश्म, जो डिंडोरी में अवस्थित है। डिंडोरी के घुंघुआ नामक स्थान पर यह बनाया गया। ये मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भी है। सबसे बड़ा कौन सा था, कान्हा किसली, मात्र 270 मीटर में ये पाया जाता है, और मध्य प्रदेश का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का दूसरा सबसे छोटा, मध्य प्रदेश का तो पहला हो गया, लेकिन अगर भारत की तुलना करें तो दूसरा सबसे बड़ा छोटा है। और इसके भारत में जीवाश्म के पिता किसको बोला जाता है, बीरबल साहनी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, बीरबल साहनी का। ये हमारा साइंस का एक स्टैटिक पार्ट का जो पॉइंट है वो यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद में है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। 2011 में इसकी स्थापना होती है। यहाँ पर क्या मिले हैं, फोस हमें जमीन में घसे हुए अंडे मिले हुए हैं, जो फॉसिल के रूप में देखा जाता है। और उस नदी से, कौन सी नदी से 2 किलोमीटर की दूरी पर, बागनी नदी है, इससे 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा माना जाता है कि ये क्या, डायनासोर के अंडे हैं, इसलिए इसको क्या नेशनल पार्क के रूप में विकसित कर दिया गया। अब चलते हैं हम, हमारा जो अंतिम राष्ट्रीय उद्यान है, कूनो पालन नेशनल पार्क, कूलो पालनपुर। कूनो हमारे क्षेत्र है, पालनपुर राजस्थान वाला क्षेत्र, उसको पूरे सम्मिलित रूप से बोल दिया था कूनो पालनपुर। तो इसका क्या है, श्योपुर नदी जिले से कूनो नदी निकलती है, उसके किनारे अवस्थित है। यहाँ पर नामीबिया,
दक्षिण अफ्रीका बोत्सवाना से क्या चीते लाकर बसाए गए हैं। कोई आपसे पूछ रहे तो कहाँ से बताया गया, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद में मैंने करंट अफेयर्स में बताया, हमने 3 जगह पे मध्य प्रदेश में चीते बसाए जा रहे हैं। एक तो हमारा कहाँ है, कूनो पलनपुर, एक है नौरादेही, और एक है हमारा गांधी सागर में भी हम चीतों को क्या कर रहे हैं, बसा रहे हैं। उसके बाद में ये हमें बताया गया कि 28 चीते हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, नवंबर 2025 में आए थे। और पहली चीता सफारी क्या है, श्योपुर के सैसीपुरा में, और यहीं पे क्या है, शहरिया रेडियो केंद्र की स्थापना भी की गई है। इसका संग्रहालय कहाँ है, शहरियों से संबंधित श्योपुर जिले में अवस्थित है। मैं यूनिट 10 का जो रिवीजन करा रहा हूँ उसमें मैंने आपको ये सभी चीज़ें बताई हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी हो तो चैनल पर जाकर आप यूनिट 10 की रिवीजन या मध्य की जनजातियों का रिवीजन आप एक बार देख सकते हैं। मैंने उसका भी परीक्षा धाम से रिवीजन कराया है। अब है मध्य प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य। कई बार क्या पेपरों में पूछ लेते हैं, यह कहाँ अवस्थित है, जैसे कि घाटी गांव कहाँ है, ग्वालियर में अवस्थित है। चंबल घड़ियाल मुरैना में है। केन घड़ियाल ये कहाँ है हमारे छतरपुर में है। ग्रेटर गंगू बोला जाता है, ये कहाँ, पन्ना में है। बगदरा सींधी में है। सोन घड़ियाल सीधी ओसाइडल। देखो घड़ियालों के लिए जो संरक्षण बनाए गए हैं वो है सोच के बनाए गए हैं। तो सोच के सर कौन कौन से बनाए गए हैं, एक सोन नदी पर, एक चंबल नदी पर, एक केन नदी पर। तो देखिए, जो केन नदी पर छतरपुर में हो गया, चंबल नदी पर मोरैना में हो गया, और सींधी में सोन नदी पर हो गया सोन घड़ियाल। तो कौन से हो गए, सोच के। ध्यान रखिएगा कौन कौन सी नदियों पे, सोच के, सोन, चंबल व केन। आगे चलते हैं हम। हो गया। फैन पूछ लिया था, फैन कहाँ है, तो मंडला में है। कमजरी कमजरी पूछा जाता है, सिवनी में अवस्थित है। उसके बाद रानी दुर्गावती कहाँ, दमोह में अवस्थित है। और कालावीती यहाँ पे भालुओं के लिए फेमस है, तो कहाँ, बैतूल में है। मड़ई मड़ई मेला भी आपने सुना होगा, जो नर्मदापुरम का है, वो बहुत फेमस है। तो मड़ई किससे संबंधित है, होशंगाबाद या फिर नर्मदापुरम से। ठीक है। और उसका सुरमानिया कहाँ है, खंडवा में अवस्थित है। इंदौर का राला मंडल आपको पता ही है, आईडी पार्क वाले क्षेत्र से खंडवा नाके वाले रोड पर निकल जाते हैं ऊपर जो वहाँ अवस्थित है, तो राला मंडल क्षेत्र है। उसके जगह कट्टीवाड़ा भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि क्षेत्र भी उसी क्षेत्र का है कट्टीवाड़ा का, तो अलीराजपुर में है। झाबुआ में म्यूर पाया जाता है। रतलाम का सैलाना खरमोर पक्षी के लिए जो फेमस है। सरदारपुर भी खरमोर के लिए बहुत फेमस है। आगरमाल गाँव में कामधेनु है। और नरसिंहगढ़ कहाँ है, राजगढ़ में अवस्थित है। तो ये हमारे जो मुख्य नौरादेही ये क्षेत्र आ गए, यहीं पे भी चीते संरक्षित किए जा रहे हैं, और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो आप समझ गए होगे, ये नौरादेही वाला क्षेत्र हो गया, गांधी सागर वाला क्षेत्र हो गया, ये कूनो पालनपुर वाला क्षेत्र हो गया। आगे चलते हैं हम, इनके बारे में हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। देखिए, पहले इस मैंने आपको बताया खरमोर पक्षी के लिए 2 हैं, सरदारपुर और सैलेना। सैलेना है रतलाम में अवस्थित, सरदारपुर धार में अवस्थित है। पहले सोन चिड़ैया का 2 में किया जाता था, 2 में कहाँ किया जाता था, एक यहाँ पर करेरा भी आता था, लेकिन उसको डिनोटिफाई कर दिया गया। अब अकेला कहाँ आता है, घाटी गांव में सोन चिड़ैया या गोडावन पक्षी भी हम उसको बोलते हैं। उसके बाद में घड़ियालों का सोच के मैंने बताया आपको, चंबल मुरैना हो गई, कैन छतरपुर पन्ना हो गया, और सीधी सिगरौली में सोन के तहत घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है। अब प्रमुख इनके नाम हैं, उनको एक बार जो महत्वपूर्ण है हम उनको देख लेते हैं, और अभी जो फेमस रहे हैं उनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए, सिंगोरी के बारे में पूछ लिया जाता है कहाँ है, तो रायसेन में। इसको जरूर कर लिए। यह क्या है कि जो बबूत सिंह जनजाति क्षेत्र से संबंधित हुआ करते थे, उनका ये पहले अभ्यारण्य हुआ करता था, मतलब इनका वन क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने उन पर उनको हट भगा के खुद कब्जा कर लिया था पचौड़ी वाले क्षेत्र पर। तो इसी कारण क्योंकि सागौन सागौन के उत्पादन वाला क्षेत्र मुख्य रूप से हुआ करता था, तो सागौन उनकी आवश्यकता थी फर्नीचर बनाने के लिए, रेलवे के स्लीपर बनाने के लिए, तो उन्होंने उनको भगा दिया। लेकिन अब पुनः इसका नाम बबूत सिंह अभ्यारण्य कर दिया गया है। और सर्वाधिक सागौन कहाँ पाया जाता है, बोरी अभ्यारण्य में। तो बोरी कहाँ पाई जा रही है, नर्मदापुरम जिले में। नरसिंहगढ़ रॉक अभ्यारण्य पूछा जाता है कहाँ है, तो वो राजगढ़ जिले में अवस्थित है। रातापानी को जहाँ प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया, ये कहाँ है, रायसेन में अवस्थित है। उसके बाद में चंबल गड़ियाल जो देवरी कला अवस्थित है मुरैना में, उसी के यहाँ पे। तो क्या है कि वही नदी के किनारे आप वहाँ पे पास में ही तट पे या धूप सेकते रहते हैं, घड़ियाल दिख जाते हैं, आप जाओगे रोड से तो आपको दिख जाएंगे। उसके बाद बगदरा सींधी में है। ग्रेटर गंगो पूछा ही जाता है कि पन्ना में अवस्थित है। सोन घड़ियाल, केन घड़ियाल, इनको तो आपको कर ही लेना है, सब चर्चा कर चुके हैं हम उससे। और गांधी सागर यहाँ पे भी देखो, गिद्ध संरक्षण केंद्र परियोजना तो प्रस्तावित है, उसके साथ में यहाँ पे किनका भी वो किया जा रहा है, जो चीते लेके आए हैं हम उनका भी संरक्षण यहाँ पे किया जा रहा है। घाटी गांव बता ही दिया मैंने आपको। खेवनी खेवनी कहाँ, देवास व सीहोर वाले क्षेत्र में। फैन मंडला में हो गया। पनपटा उमरिया होगी, इनको याद करना है। उसके बाद में जो सैलाना है, ये दूसरा सबसे छोटा है मध्य प्रदेश का, सबसे छोटा कौन सा, राला मंडल।
और उसके बाद में इसका नाम बदलने की, अहिल्याबाई रखने की बात की जा रही है। तो आप एक बार देख लीजिए कि राला मंडल या अहिल्याबाई किससे संबंधित है, तो वो इंदौर वाले सॉरी इंदौर वाले क्षेत्र से संबंधित है। उसके में सरदारपुर में दूधराज पक्षी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ दूधराज, यहाँ पर खरमोर पक्षी के साथ दूधराज पक्षी भी देखा जाता है। नौरा देही यहाँ का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कहाँ है, सागर जिले में अवस्थित है। और जो टाइगर टाइगर हम लेके जा रहे हैं उनका भी यहाँ पे बुक किया जाएगा। 3 देशों से ला रहे हैं और मध्य प्रदेश में 3 जगह इनका आवास बनाया जा रहा है। साथ में ओरछा जो बाड़ी में अवस्थित है, वीरांगना यहाँ पे भी टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया है। कहाँ है, दमोह में अवस्थित है। कामधेनु अगरमालवा, ये पहला हमारे यहाँ पे अभ्यारण्य भी, गौ अभ्यारण्य भी यहीं बनाया गया था। कट्टीवाड़ा, अलीराजपुर, कमजिरी, सिवनी, भीमराव अम्बेडकर, सागर में पूछ लिया गया था एक पेपर में, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में सीधे से पूछ लिया जाएगा। उसके बाद देवी अहिल्याबाई वन्यजीव अभ्यारण्य, देखो मैंने अभी बोला था आपको, तो इंदौर वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से है, तो वो। उसके बाद में है ओमकारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो वो कहाँ है, वो खंडवा व देवास वाले क्षेत्र में देखा जाता है। साथ में नए कुछ प्रस्तावित हैं, उनके बारे में देखना है। जो जमुना देवी जो पहली विपक्ष की नेता थी हमारी मध्य प्रदेश की, और पहली डिप्टी सीएम भी थी महिला, तो वो कौन सी जमुना देवी किससे संबंधित थी, धार से आती थी। उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद अभ्यारण्य कहाँ है, हरदा में है। राघवगढ़ ये गुना वाले क्षेत्र में है। जो दिग्विजय सिंह है ना, इसी रियासत के वंशजों के वंशज हैं। राघवगढ़ के जो राजा हुआ करते थे उन्हीं के ये क्या हैं, वंशज हैं। तो राघवगढ़ किससे संबंधित, गुना वाले क्षेत्र से। महात्मा गांधी अभ्यारण्य बुरहानपुर में, माधवराव सिंधिया श्योपुर में प्रस्तावित है ये। सरदार वल्लभ भाई पटेल सीहोर में, और राजा दलपत शाह, क्योंकि दलपत शाह वहाँ के हुआ करते थे उस जगह से, मंडला वाले, क्योंकि गोंडवाना राज्य के क्षेत्र थे मुख्य रूप से, तो वहाँ पे प्रस्तावित किया गया। कई अगर हमें नहीं बनते हैं ना कई, तो हमने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो हम वहाँ पे हिस्ट्री का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो कई बार क्या पेपर को हमें देखो, अब तो माइनस मार्किंग है 1/3 की, तो हमें साम दाम दंड भेद सभी प्रकार से सब चीज़ों को समझ के, सभी प्रकार से सोच के समझ के पढ़ के, और इधर उधर से जो भी तिकड़म लगे उस हिसाब से क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करना है। कम से गुड अटेम्प्ट 88 क्वेश्चन माना जाएगा। अगर आपको आते हैं तो 100 भी लगाइए, लेकिन आप 88 करके आते हैं और अच्छा अटेम्प्ट करके आते हैं, तो आपने बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया। 88 to 90, इससे ज़्यादा तो क्या, फिर तो ये लगता है कि सब कुछ नहीं आता है सभी को। जिसको आता है ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में है कि मध्य प्रदेश के बायोस्फीयर रिजर्व, तो इसके बारे में आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था, जैव आरक्षित क्षेत्र, जिसमें से मध्य प्रदेश के 3 रिजर्व हैं। टोटल हमारे देश में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से 13 को यूनेस्को ने अपनी धरोहर सूची में शामिल कर रखा है। कितने को, 13 को। अभी हाल ही में किसको किया, हिमालयन बायोस्फीयर रिजर्व जो कि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, उसको शामिल किया। पहले 12 ही हुआ करते थे, जिसमें से मध्य प्रदेश के 3 हैं। तो आप क्लियर हो गया स्टैटिक्स का। अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पचमढ़ी, अचानक मार्ग, पन्ना, इनको ध्यान रखना। जिनकी जो बनाया गया था उसमें 5 5 6 6 साल का आपको गैप मिलेगा। देखो इसको जो पचमढ़ी था उसको बायोस्फीयर रिजर्व कब बनाया गया था, 2000 वो 1999 में। उसके बाद 2005 में 6 वर्ष प्लस हो गए, फिर 6 वर्ष प्लस हो गए। 2011 में किसको बनाया गया था, पन्ना को। अब उसके बाद में इनको क्या किया गया था, यूनेस्को की सूची में भी सम्मिलित किया गया था। 2009 में किया गया था पचमढ़ी को, 2012 में किया गया था अमरकंटक या अचानक मार्ग को, उसके बाद 2020 में किया गया था पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को। अब स्थिति आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। अचानक मार्ग जो अनूपपुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे है, पचमढ़ी वाला तो नर्मदापुरम में है ही है, और पन्ना वाला तो ये दोनों जिलों में पाया ही जाता है। पन्ना व छतरपुर वाले में एक बार इनके बारे में डिटेल से देख लेते हैं हम कि स्थिति। नर्मदापुरम जिला है, रिजर्व घोषित किया गया 1999 में, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया सूची में 2009 में। और विशेष रूप से क्या है, इस क्षेत्र के अंदर क्या क्या शामिल आता है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है एक तरीके से। तो सतपुड़ा टाइगर उद्यान और बोरी की घाटी अभ्यारण्य इसी के अंतर्गत आता है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय के अंतर्गत बोरी की घाटी आती है, और ये इसी के अंतर्गत आ रहा था, दोनों भी आना है। तो पूछा उड़ने वाली गिलहरियों के संबंधित कौन सा है, तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व संबंध किससे है, उड़ने वाली गिलहरियों से। उड़ने उड़ने कुछ नहीं होता, उनके जो पैर होते हैं उनके पास में खाल लगी रहती है, तो उसके कारण वो हवा को ऐसे स्थिर करके उड़ती चली जाती है। कभी आप देखना उनको ऐसा नहीं कि पंख होते हैं, उनके पंख नहीं होते, पैरों से जुड़े हुए एक उनकी जो स्किन होती है, उससे क्या रहता है, हवा से वो अपना बैलेंस बना लेती हैं और उड़ती हुई चली जाती है। उसके बाद में हमें अमरकंटक के अचानक मार्ग, मध्य प्रदेश का अनूपपुर वाला क्षेत्र, और छत्तीसगढ़ का जो जीपीएम गोरेला पंडरा मरवाही मारवाही क्षेत्र है, जीपीएम उस क्षेत्र से क्षेत्र आता है। बायोस्फीयर रिजर्व 2005 में घोषित किया गया, यूनेस्को की सूची में 2012 में। सारस ग्रहण यहाँ मुख्य रूप, क्योंकि यहाँ के आसपास में क्या है,
कि आर्द्र भूमि टाइप का क्षेत्र देखा जाता है, छोटी छोटी नदियाँ निकल रही हैं, तालाब बने हुए हैं, तो इसी कारण से क्या यहाँ पर सारे स्क्रीन देखने को मिलेंगे आपको। उसके बाद में आ जाता है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना और छतरपुर जिले में आता है सॉरी, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया 2011 में। यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया 2020 में। केन नदी के बीचों बीच से निकलती है ग्रेटर गंगा, केन व पन्ना राष्ट्रीय उद्यान इसी के अंतर्गत आते हैं। अब पूछ लिया जाए सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा होता है, तो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, उसके बाद में हमारा राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, उसके बाद में फिर हमारे अभ्यारण्य आते हैं। चलिए आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम, जो पेपरों में पूछे जाते हैं और हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी हैं। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान वो वन्य जीव अभ्यारण्य नौरादेई। छोटा कौन सा हो गया, राला मंडल। इसके बाद में कौन सा आ रहा था, सेलेना आ रहा था। मध्य प्रदेश में वन्य जीव जागरूकता केंद्र कहाँ बनाया गया है, ये राला मंडल इंदौर में स्थापित है। उसके बाद में भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल केंद्र जो चंबल नदी पर अवस्थित है, देवरी में, मुरैना में, वो है। उसके बाद में राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या कहाँ में, हमारे जो राष्ट्रीय उद्यानों में उनमें किस पशु की सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखी, तो चीतल की सबसे जनसंख्या देखी जाती है। विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता किसको बोला जाता है, गैनी मैनफोर्ड को बोला जाता है। भारत में कौन इसको बोला जाता है, केला सांख्याल जी को बोला जाता है। जंगल गलियारे के तहत किनको जोड़े जाने की बात की जा रही है, तो कान्हा किसली, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ को इसी उसमें पाए जाते हैं, यहाँ यहाँ और यहाँ। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है उसमें, जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें, और मध्य प्रदेश का हम एक और मैप बना लें ऐसे, कोई मापन नहीं है तो ये जो है ये वो है, और एक मुझे क्षेत्र है, तो ये हमें यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अब आगे देखते हैं हम कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गिद्धों की संख्या भी देखने को मिलती है, को गिद्ध राज्य भी बोला जाता है। और सबसे गिद्ध कहाँ पाए जा रहे हैं, पन्ना में। यहाँ पे इनके अनुसंधान केंद्र भी बनाया गया है। सबसे बड़ा कैक्टस सेलेना जो रतलाम में अवस्थित है, वहाँ पर कैक्टस गार्डन पाया जाता है। वहाँ पर दो दो मंजिल ऊंचाई, मतलब 25-25-30 फीट ऊंचे कैक्टस पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की स्थापना कब की गई थी, 2001 में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की स्थापना की गई थी। अब कुछ हमारी जो परीक्षा से जुड़े हुए वो हैं तथ्य या मुद्दे, उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं पर्यावरण संबंधी कानून। कौन कौन से कानून हैं, देखो पेपरों में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉरेस्ट में तो पूछे जाते हैं। और आजकल जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है, जैसे 50 नंबर का जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह का एग्जाम आता है, उसमें भी ये सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। एफएसओ वगैरह का एग्जाम हुआ अभी, आरटी वगैरह का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए। तो हम देख लेते हैं कि भारतीय वन जीव अधिनियम कब लेके आया गया था सॉरी, 1972 में। जल प्रदूषण नियंत्रण प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब ला के लेके आया गया, 1954 में। जल उपकरण प्रदूषित, तो पूछा क्या जाएगा, ये पूछा जाता है मुख्य रूप से, उपकर वगैरह याद कर लीजिएगा। तो जल उपकर प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब लगेगा, 1977 में। और उसके बाद में क्या था, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। उसके बाद वायु 1981 में। प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण छाता विधान के रूप में जाना जाता, सभी को इसमें सम्मिलित कर दिया गया था। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 का, उसके अंतर्गत 19 नवंबर में ये लागू किया गया था, 19 नवंबर 1986 को। साथ में जैव विविधता अधिनियम, इसके लिए जो बोर्ड बनाया गया था चेन्नई में बनाया गया, 2003 में इसकी स्थापना की गई थी, 2002 में लेके आया गया। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, तो ये किस कब है, लोकेश्वर पंत जी से जुड़ा हुआ था जो उस समय पे, अभी तो प्रकाश श्रीवास्तव जी है शायद इसके, तो एक बार चेक कर लीजिएगा, 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। अब वही जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों से निकलने वाली नदियाँ उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पन्ना से गुजरती है कैन नदी, और कान्हा से निकलती है बंजर हालो और सवर्णा नदी। बांधवगढ़ से निकलती है चरण गंगा, माधव से निकलती है मनिहार नदी, सतपुड़ा से देनवा नदी, पैंच से निकलती है पैंच व कान्हा नदी, और उसके डायनासोर से निकलती है बागनी नदी। ये लगभग 2 किलोमीटर दूर है धार वाले क्षेत्र में, तो वहाँ से गुजरती हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो एग्जाम हो या करंट अफेयर से जुड़े हुए पॉइंट वो इसमें लिखे हुए हैं। तो चिंटू चीता किसके लिए बनाया गया लोगो, देखो, मैं तेज दौड़ता आऊंगा कूनों में ही बस जाऊंगा, तो कौन है, चिंटू चीता कह रहा है। तो कहाँ है, श्योपुर कूनों, 2011 2021 में इसका शुभंकर घोषित किया गया। सबसे पहले किसका शुभंकर घोषित किया गया राष्ट्रीय उद्यानों में, हमारे भूरसिंह बारहसिंगा 2017 में कान्हा नेशनल पार्क। उसके बाद मोगली उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो मोगली लैंड आमोदागढ़ जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान 2004 से मनाया जा रहा है। उसके बाद मुकुंदपुर सफारी जो सतना वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे, वहाँ पर भारत की प्रथम वाइट सवारी प्रारंभ की गई है। इसकी स्थापना 2016 से की गई। और क्यों की गई, क्योंकि जो बघेलखंड के राजा मार्तंड वर्मा थे, उनके द्वारा यहाँ पे पहले सफ़ेद शेर देखा गया था, तो उसी के उन्हीं के नाम पर मार्तंड सिंह व्हाइट सफारी इसका नाम रखा गया है। साथ में अब हम देखते हैं कि पर्यावरण संबंधी मध्य प्रदेश में क्या प्रथम है। मध्य प्रदेश का प्रथम
बायोस्फीयर पचमढ़ी हो गया, प्रथम जीवाश्म डिंडोरी वाला हो गया, इसके बाद में प्रथम टाइगर कान्हा किसली हो गया, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली हो गया, प्रथम आर्द्र भूमि कौन सी हुई, भोज होगी। मध्य प्रदेश में कितनी आर्द्र भूमि है, 5 आर्द्र भूमियां हैं इसमें। उसके बाद में जियोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जा रही है, जियो पार्क पूछ लिया जाता तो कहाँ की जा रही है, नर्मदा नदी जबलपुर में की जा रही है। तो 65 करोड़ की लागत में बनाया जाएगा, 5 किलोमीटर वाला क्षेत्र होगा। उसके बाद में रोहन चक्रवर्ती के बारे में बताया गया कि एक पर्यावरण कार्टूनिस्ट हैं, बूढ़ा सदा बारहसिंगा डिज़ाइन किया था उन्होंने 2017 में से, जो WWF इंटरनेशनल प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला था। और रोहन चक्रवर्ती द्वारा ग्रीन ह्यूमर नाम की कार्टूनिस्ट जो पत्रिका में इसको प्रकाशित किया था। अब उसका देवरी में जो इको घड़ियाल केंद्र बनाया गया है, मुरैना में अवस्थित है, चंबल नदी पर। इसके साथ ही घड़ियाल के साथ साथ यहाँ पे बाटगुर पूछा जाता है, बटागुर, बटागुर जो कछुए संरक्षण प्राकृतिक क्षेत्र कौन सा है, तो वो भी देवरी इको घड़ियाल केंद्र है, जो कि चंबल नदी पर अवस्थित है। उसके बाद में इंदौर रीजनल पार्क के बारे में बताया गया है, उसका अब नाम अटल पार्क कर दिया गया है, तो अटल बिहारी वाजपेयी पार्क कर दिया है इंदौर में। तो राजीव गांधी है, उसके पास में जाओगे आप, तो आप इसके फीस 50 रुपये कर दिए उन्होंने, तो आप जाओगे तो वहीं पे जो तालाब बना हुआ है, जो पिपलियाना पार्क के नाम से भी जाना जाता है इसको, पिपलियाना तालाब बना है। और स्थापना कब की गई थी, 2003 में की गई थी। अब है चौसिंगा, मध्य प्रदेश में बारहसिंगा के साथ में चौसिंगा भी पाया जाता है। कहाँ पे पास, जिसके 4 सिंग होते हैं, तो कान्हा और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में देखा जाता है। और जो ये वो ब्रिडी प्रजाति का था, ये जो मृगों की जो ट्रांसर्स जो दुर्लभ प्रजाति है वो है, ये वैसे कहाँ देखने को मिलता है, भारत और नेपाल की सीमा में देखने को मिलता है। कुछ कुछ करंट अफेयर्स है, जैसे कि मध्य प्रदेश को वुल्फ स्टेट भी बोला जाता है, और मध्य प्रदेश में क्योंकि वुल्फों की जो भीड़ियों की संख्या है वो सर्वाधिक देखी जाती है। और उसके बाद में ये PSC में क्वेश्चन पूछा गया तो पहली बार मध्य प्रदेश में पेंगुइन, जो पेंगुलिन है उनकी रेडियो टैगिंग की गई थी, कि लुप्त प्राय है, उसके बारे में हमारे यहाँ पे नहीं पाई जाती है। वन विभाग वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट ने भारतीय पेंगुलिन की परिस्थितियों को समझने उसके प्रभावी संरक्षण के लिए ये संयुक्त परियोजना चलाई थी, जो हमारा वन विभाग था और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट था उसके द्वारा। और किसने लागू की थी, मध्य प्रदेश द्वारा, उस समय पर क्वेश्चन में पूछा गया था पेपर में। अब चलते हैं हम कि कुछ जो मुख्य पॉइंट है हमारे, या कौन सा पक्षी कहाँ पाया जाता है उनके बारे में। बारहसिंगा क्या है, मध्य प्रदेश का राज्य प्राणी है और कानाकसली नेशनल पार्क में पाया जाता है। बाघों की संख्या सर्वाधिक है और सर्वाधिक बाघ बांधवगढ़ में पाए जाते हैं। तेंदुआ मध्य प्रदेश बाघ राज्य के साथ में तेंदुआ राज्य भी कहलाता है। साथ में चौसिंगा कान्हा और पेंच में पाया जाता है। काकड़, ये क्या होता है, रेड फेस्ट डियर भी कहा जाता है इनको, काकड़ को, जो क्या उनका स्थानीय नाम है गौर। इसको इंडियन बाइसन के नाम से बाइसन रिसोर्ट पूछ लिया जाता है, तो कहाँ स्थित है, ये पचमढ़ी के आसपास में स्थित है। उसके बाद दूधराज, इसको शाह बुलबुल, मेहरानी, हुसैनी बुलबुल, संबता, यह विश्व का एकमात्र पक्षी है जो रंग बदलता रहता है, और मध्य प्रदेश का ये राज्य पशु है। इसको पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से भी जाना जाता है। अब है हीरामन तोता, बहुत फेमस है, ठीक है, हरे रंग और लाल रंग की चोंच वाला होता है, और मानवीय उच्चारण के कारण इसे घरों में पाला जाता है, क्योंकि अपन जो बोलते हैं वही सीख जाता है, तो ये हीरामन तोता इसके जाना जाता है। महोका क्या है, कोए की तरह दिखता है, लाल पंख वाला पक्षी है महोका। उसके बाद में लोहारगंज, ये क्या है, लगभग 4 फीट ऊंचा सफेद रंग का तालाबों में रहने वाला एक आकर्षक पक्षी है, उसको क्या बोलते हैं, लोहारगंज। उसके बाद नीलकंठ, एक सुंदर पक्षी है जिसे दशहरे के अवसर पर देखना शुभ होता है। क्या होता है, नीलकंठ अगर आपको दिख जाए ना, तो इसे दशहरे के अवसर पर देखना इसको सही होता है। उसके बाद खरमोल, इसे भट्ट कोकड़ा या भट्ट तीतर भी कहा जाता है। यह फ्लोटिकन परिवार का एक सदस्य है, जो मंदसौर, रतलाम व धार में देखा जाता है। इन्हीं इन्हीं के लिए जो सेलेना और सरदारपुर जो क्षेत्र है वो संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। उससे क्या है, सुलेमानी मुर्गी क्या है, इसे धनुष के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में हम देखेंगे चित्रों का फक्ता, तो ये क्या हरे गुलाबी रंग का पक्षी होता है, जिसे पकड़ पड़की के नाम से भी जाना जाता है। सोच रही है घाटीगाम वाला जो क्षेत्र है मोहना के आसपास वाला, वहाँ पर देखी जाती है, वहीं इसका अभ्यारण बनाया गया है। उसके बाद है शियार, कुत्ते की तरह दिखते हैं, इन्हें लड़ैया भी बोला जाता है या मुर्दाखोर बोलते हैं। अगर आपका किसी क्षेत्र में कोई पशु मर जाता है या कोई मानव की डेथ होती है, अगर आप ध्यान नहीं दोगे ना या शमशानों में, तो ये कुत्ते उस सबको भी खींच ले जाते हैं। तो इनको क्या है, लड़ैया, मुर्दाखोर, वन्य पशु पक्षी कहा जाता है। लोमड़ी, श्वान, श्वान कुल का होता है, सबसे छोटा प्राणी होता है, मतलब कुत्तों के कुल वाला सबसे छोटा प्राणी होता है। उसके बाद कृष्ण मृग, इसे काला मृग या ब्लैक बग भी कहा जाता है। और नर कृष्ण मृग की ऊपरी जो हिस्सा होता है वो लाल रूप में दिखाया जाता है, मादा का जो ऊपरी हिस्सा
भूरा दिखाई देता है। अगर आपको देखना है कि नर और मादा अगर दूर से देखना है तो ऊपर का जो लाल होगा वो मादा होगा, नहीं पुरुष होगा, और अगर ऊपरी हिस्सा जो काला होगा तो वो क्या होगा, नर होगा, और अगर भूरा है ऊपरी तो वो होगी मादा होगी। उसके बाद में शेही, शेही वही उसके ऊपर जो कांटे कांटे से निकले रहते हैं वो शेही है। ये शाकाहारी अद्भुत वन्य प्राणी है। ये हमले व खतरों की आशंका होने पर अपने शरीर पर उगने वाले कीटेनुमा आकृति को एकदम खड़ा कर लेती है। वैसे क्या होती है, सपाट रहती है, लेकिन अगर आपको खतरा हुआ तो ऐसे खड़ी कर लेती है। तो इसमें लोग, जैसे जो भी पक्षी हैं इसके विरुद्ध वाले, वो इस पर हमला नहीं कर पाते हैं। विड़की, विड़की एक छोटे हिरण की प्रजाति है। उसके चिंटू बच्ची, स्मॉल ब्लू किंगफिशर भी कहा जाता है। चिंटू बच्ची किसको बोला जाता है, स्मॉल ब्लू किंगफिशर को चिंटू बच्ची कहा जाता है। बाढ़ ग्वार कछुआ मैंने बता दिया, चंबल नदी में घड़ियालों के साथ में ये पाए जाते हैं। दोस्तों ये हमारा मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क वन्य जीव अभ्यारण्यों से जुड़ा हुआ एक लेक्चर था। और इसी तरीके से मैं पूरी एमपीजी की रिवीजन करा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।